हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्ताज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यू हो चुके हैं अभी तक वो सारे कवर कर रहे थे दोस्तों। और हम लोग दोस्तों चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि वो चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाए और वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम अच्छे से एनालाइज कर सकें कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से कम पूछे जा रहे हैं, या कौन से लास्ट टाइम पे हम जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, या कौन से क्वेश्चंस अभी ज़्यादा रिवीजन मांग रहे हैं, ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहला टॉपिक जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे अच्छे से कवर कर चुके हैं पूरा, और उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सकते हैं एक एक टॉपिक वाइज। और इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक है जो वो इन्वायरमेंट स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और इन्वायरमेंट की भी कई क्लासेस हो चुकी हैं और वो क्लासेस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए दोस्तों। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रकाश विभवता प्रणाली पीबी सिस्टम में निम्नलिखित को सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाइए। तो ए दिया गया है मॉड्यूल, बी एरे, सी सौर सेल, डी है एरे से क्षेत्र। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ए बी डी। सी ए बी डी यानी कि सबसे पहले सौर सेल, उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद एरे, उसके बाद एरे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका तर्क दिया गया है, हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पारितंत्र को कायम रखना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि यह अनेक स्वदेशी जनजातियों का घर है, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कि यह वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तट रेखाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को जोड़ कर रखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तट रेखाओं की सुरक्षा करते हैं क्योंकि ये मिट्टी को जोड़कर रखते हैं, और यह कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पशील जैव यौगिक यानी कि VOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है इसमें, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा कथन है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। और तीसरा है, ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कुहरा या स्मॉग के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों। दूसरा और तीसरा कथन इसका सही हो जाएगा। वाष्पशील जैव यौगिक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VOC की वजह से कैंसर हो सकता है, ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाष्पशील जैव यौगिक के स्रोत हैं पेंट, लकड़ी परिरक्षक, एयरोसॉल स्प्रे, क्लेंजर और कीटाणुनाशक आदि। अगला क्वेश्चन है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम यानी कि SBS निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इमारत में लोग बीमारी के लक्षण से पीड़ित होते हैं जो इस इमारत में काम करते हैं अथवा निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में को सूची 2 से दोस्तों सुमेलित करना है। तो सूची 1 है और ये है सूची 2। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और हम लोग सीधे इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमें आमने सामने इसका सही मिलान मिल जाए। तो ए दिया गया है, चरण एक मूल्य संग्रहण। तो इसका सही हो जाएगा, वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। बी है, चरण 2 मूल्यांकन। तो इसका सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। सी है, चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण। तो इसका सही हो जाएगा, उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना।
और डी दिया गया है चरण 4 मूल्य समीकरण, मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 मिलियन हेक्टेयर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना की 8 योजनाओं में से एक है। हरित भारत मिशन योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन से देश के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को नुकसान पहुंचेगा तथा संबंधित लोगों की जीविकाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। GIM वानिकी क्षेत्र द्वारा किए गए पर्यावरणीय सुधार को मान्यता देता है, तथापि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और वनों पर निर्भर लोगों की जीविकाओं की सुरक्षा संबंधी कार्यों को मान्यता देता है। इस मिशन का उद्देश्य वन गैर वन वाली भूमि पर 6 मिलियन हेक्टेयर या 60 लाख हेक्टेयर के वनों पेड़ों को बढ़ाना तथा अन्य 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों की गुणवत्ता को सुधारना है। जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाएं तथा कार्बन में कमी समेत पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को सुधारना, वनों पर निर्भर रहने वाले 30 लाख परिवारों की कमाई को बढ़ाना और 2020 तक 50 से 60 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करना। अगला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग। तो पहला इसमें दिया गया है न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, और दूसरा है अपशिष्ट सृजित करता है, और तीसरा है बहुत अधिक जल की खपत करता है, चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, और पांचवा है स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। तो दोस्तों ये तो हम लोग इससे ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, ये भी सही हो सकता है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, और अपशिष्ट सृजित करता है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता, और बहुत अधिक जल की खपत करता है, तो जल की खपत भी ये अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा जिसमें ना हो वही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जैसे कि इसका बी ऑप्शन सही है, पहला, चौथा और पांचवा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण के बुरे असर को कम करने के लिए हरित भवन अवधारणा यानी कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदूषण के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं इससे बिजली पानी का कम से कम उपयोग तथा प्रदूषण कम होने में भी इसका चलन बढ़ने की उम्मीद जताई जाती है। और इसमें कचरा निस्तारण और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी ये कारीगर उपाय है। ऐसे मकानों में अपेक्षाकृत करीब 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम किया जा सकता है। और ग्रीन बिल्डिंग की निम्नलिखित फायदे हैं जो पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि पहला है यह न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है, तीसरा है स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है, चौथा है तापमान पर नियंत्रण के लिए आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे होते हैं, और पांचवा है यहाँ रहने वाले लोगों को उजाले और स्वच्छ हवा के लिए बिजली और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। मैथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। दोस्तों इसका तर्क दिया गया है, नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मैथेमोग्लोबिनीमिया होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मैथेमोग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है। यह रोग अधिकतर मामले में 1 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों में होता है जो नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग कर लेते हैं। इसे सामान्यतः ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जल में विद्यमान नाइट्रेट की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लौह के फेरस यानी कि Fe2+ को फेरिक Fe+3 में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिन में परिवहन की क्षमता खो देता है और इस तरह से ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। पहला अभिकथन है, किसी नदी के इर्द गिर्द की पारिस्थितिकी तंत्र जहां बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है। इसका कारण दिया गया है, विशाल जल राशि में वह क्षेत्र डूब जाता है।
दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी नदी के इर्द गिर्द की पारिस्थितिक तंत्र जहाँ बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, यानी कि अभिकथन ए पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि हम नदी के मूल बहाव से छेड़छाड़ करते हैं और बांध बनाकर उस क्षेत्र को भूकंप के प्रति संवेदी बना देते हैं, और इसका कारण है विशाल जल राशि में वह क्षेत्र डूब जाता है। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोषकों का अभाव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दुनिया की झीलों के आकार, साइज और गुणों में भरपूर विविधता पाई जाती है, फिर भी पोषक स्थिति और प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अल्प पोषित यानी कि कम पोषक वाली झीलें, और नंबर 2 अति पोषित यानी कि भरपूर पोषक वाली झीलें, और नंबर 3 में मध्य पोषित यानी कि बीच की पोषक झीलें। अल्प पोषित या ओलिगोट्रॉफिक झीलें गहरी होती हैं, पोषण स्तर निम्नतम होता है और उनका पृष्ठ से आयतन अनुपात कम होता है, तथा इन झीलों में पोषक विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। इन झीलों की प्राथमिक उत्पादकता कम होती है, जहां पाए जाने वाले जलीय जीवों की संख्या कम और हालांकि उनकी जाति विविधता ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन की मात्रा या अंश घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान वृद्धि से जल के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण जल में BOD की मांग भी बढ़ती जाती है दोस्तों, और जो जल में ऑक्सीजन मांग की मात्रा को प्रदर्शित करती है। और दोस्तों BOD को फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ए है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बी है सल्फर के ऑक्साइड्स, सी है सूर्य का प्रकाश, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो नंबर 1 है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड। सतही ओजोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ओजोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने के दीर्घकालीन प्रभाव हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घ प्रभाव यह होता है कि उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में व्यापक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को जकड़ी रहती हैं और वनों में वर्षा का पानी सीधे मृदा तक नहीं पड़ता है, जिससे मृदा का क्षरण न्यूनतम होता है। लेकिन वृक्षों की कटाई से वर्षा का जल सीधे मृदा के संपर्क में आता है और धीरे धीरे यह भूक्षरण का कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल का मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला पड़ रहा है। प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों, जलीय जीवों और आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। पर्यावरण विदों के अनुसार ताजमहल के पास से गुजरने वाली प्रदूषित यमुना नदी में पनप रहे कीड़े इस स्मारक में बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, वहीं इसके सफ़ेद दीवारों पर हरे काले रंग के अवशेष छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों अभिकथन और रीजन यानी कि कारण दिया गया है। तो अभिकथन है, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा, और इसका तर्क है, मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति तथा तीव्रता का परिणाम है सूखा, बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि। इन स्थितियों के कारण खाद्य सुरक्षा पर गंभीर एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है।
खाद्य सुरक्षा संकटग्रस्त होने से समाज में तनाव बढ़ता है, जिससे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत, देवदार, काई और शैवाल। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त पादप श्वेत, देवदार, काई तथा शैवाल है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पादप भी इस प्रदूषक को कम करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि अल्फाल्फा, शीशम, कपास, सीरा, सोयाबीन, मिर्च आदि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, ओलावृष्टि में से लगी हुई फसल नष्ट होती है। और तर्क है, भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओलावृष्टि से लगी हुई फसल नष्ट होती है, सही है, क्योंकि कृषि फसलों को सबसे ज़्यादा हानि ओलावृष्टि से ही होती है। यह एक ऐसा प्रकोप है जो फसलों के किसी भी अवस्था में रहने पर उसे सर्वाधिक प्रभावित करता है। परंतु पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 3 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ओलावृष्टि के क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में मार्च से मई तक के गर्म महीनों में ओलावृष्टि होती है, और इस प्रकार प्रश्नगत तर्क भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम की कौन प्रजाति पानी में विषैली हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Cr+6। प्रकृति में क्रोमियम Cr के 2 रूप जल में पाए जाते हैं। पहला है क्रोमियम+3, जिसे ट्राई बैलेंट क्रोमियम भी कहा जाता है। और दूसरा है क्रोमियम+6, जिसे हैसा बैलेट क्रोमियम कहा जाता है। और क्रोमियम+3 एक आवश्यक मानवीय आहार है। यह कई प्रकार की सब्जियों, फलों, मांस, अनाज, ईस्ट में पाया जाता है। और पर्यावरण में क्रोमियम+6 क्रोमियम डिपॉजिट से प्राप्त होता है। यह औद्योगिक क्रियाओं से भी पाया जाता है, जो पानी में मिलकर उसे विषैला बना देता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्री जल पर खारे पानी का रिसना। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का कारण समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना और राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ कम वर्षा होती है। इस राज्य की जलवायु मानसून पर निर्भर है और बहुत से क्षेत्र सूखा संभावित हैं। राज्य में औसत वार्षिक अवक्षेपण 945 mm है। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है। नंबर 1 है व्यांसी, नंबर 2 है वातावरणीय स्थायित्व, नंबर 3 है एग्जॉस्ट गैसों का वेग। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना वातावरणीय स्थायित्व तथा एग्जॉस्ट गैसों के वेग पर निर्भर करता है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण वर्ष में। पर्यावरण प्रभाव आकलन मूल्यांकन का लक्ष्य CIOB में प्रस्तावित FGM स्थल के चारों ओर तथा इसके आसपास पर्यावरणीय मापदंडों के अंतर घटक कालिक के साथ साथ अंतर्वार्षिक परिवर्तनीयता का मूल्यांकन करना है। तलछट, भूतकनीकी, भूरासायनिक, माइक्रोबियम तथा जैव रासायनिक मापदंडों के अध्ययन से पता चला है कि पर्यावरणीय स्थितियां एक विस्तृत श्रृंखला पर अलग अलग समय पैमाने घटक कालिक और वार्षिक पर भिन्न भिन्न है और संभवतः यह परिवर्तन अन्य गतिविधियों जैसे कि गहरा समुद्र संस्तर खनन द्वारा बनाई परिस्थितियों से आए परिवर्तनों की अच्छी तरह से सम्मिलित कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में क्वेश्चंस इतने ही रहेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों तब तक जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस आप लोग उनका रिवीजन अच्छे से करते रहिए दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करते रहिए।